मैं उस दिन अपने बेटे आर्यन की शादी के मंच के पास खड़ा था। चारों तरफ रोशनी, ढोल, हंसी और खुशी का माहौल था। लोग ताली बजा रहे थे, कैमरे फ्लैश कर रहे थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। लेकिन तभी दुल्हन निशा धीरे से मेरे पास आई और मेरे कान के पास झुककर बोली, अंकल, शादी के बाद 1 महीने के अंदर गुरुग्राम में फ्लैट दिलवा दीजिए, नहीं तो मैं आर्यन को छोड़ दूंगी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द बहुत भारी। मैंने बाहर से मुस्कान बनाए रखी, लेकिन अंदर जैसे किसी ने गरम चाय सीने में उड़ेल दी हो। मैंने खुद को संभाला और वहीं खड़े खड़े सोच लिया, अब बहुत हो गया। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ था। इस पल के पीछे कई छोटे छोटे संकेत छुपे थे। 2 महीने पहले की बात है। आर्यन बहुत खुश होकर एक लड़की को घर लेकर आया। पापा, ये निशा है। उसकी आंखों में वही खुशी थी जो एक छोटे बच्चे के नए जूते पहनने पर होती है। निशा ने पैर छुए। नमस्ते अंकल। उसकी बातों में मिठास थी। उसने घर की तारीफ की। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही उसने पूछा, अंकल, ये घर आपका खुद का है या लोन पर है? मैं थोड़ा चौंका, लेकिन हंसकर बात टाल दी। फिर भी उस सवाल ने मेरे मन में एक छोटा सा निशान बना दिया। डिनर के समय उसने बताया, मैं मार्केटिंग में काम करती हूं। लेकिन उसके बाद जो बातें आईं, वो एक लड़की की नहीं, एक प्लान बनाने वाले इंसान की लग रही थीं। फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। होम ईएमआई हो तो लाइफ सेट हो जाती है। फिर उसने वहीं बैठे बैठे आर्यन से पूछा, बेबी, एचडीएफसी का प्री अप्रूवल आया क्या? आर्यन थोड़ा शर्मा गया। आ जाएगा जल्दी। मैं चुप था, लेकिन सब नोट कर रहा था। उस दिन एक और बात मुझे अजीब लगी। वो हमारी पुरानी चांदी की थाली देख रही थी, लेकिन उसकी नजर प्यार से ज्यादा हिसाब लगाने वाली थी। धीरे धीरे छोटे छोटे संकेत मिलने लगे। एक दिन हम टीवी देख रहे थे। आर्यन अपना फोन स्क्रीन मिरर करके मुझे क्रिकेट दिखा रहा था। तभी अचानक एक यूपीआई रिक्वेस्ट स्क्रीन पर चमकी। 22,500 रुपए, निशा, रीजन अर्जेंट कार्ड बिल। आर्यन ने तुरंत स्क्रीन बंद कर दी, लेकिन मैं देख चुका था। अगले हफ्ते हम मॉल गए। कैफे में बैठकर बात कर रहे थे। तभी निशा ने कहा, अंकल, मेरा पर्स घर पर रह गया। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? उसने इतनी मीठी मुस्कान दी कि मना करना मुश्किल था। मैंने पेमेंट कर दिया, लेकिन दिमाग में एक और निशान बन गया। फिर एक दिन रविवार को वो एक प्रॉपर्टी वीडियो लेकर आई। देखिए अंकल, सिर्फ 1.15 करोड़ रुपए का फ्लैट है। अगर 55 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दें तो ईएमआई बहुत कम हो जाएगी। उसने ऐसे कहा जैसे समोसे का दाम बता रही हो। आर्यन उसे प्यार से देख रहा था और मैं उस वीडियो में दिख रहे ब्रोकर के नाम को एक चेतावनी की तरह देख रहा था। मैंने अपनी बहन सुनीता चाची से बात की। उन्होंने कहा, आजकल की लड़कियां क्लियर होती हैं, प्लानिंग कर रही है बस। मैंने पूछा, लेकिन पैसे कौन देगा? उन्होंने कंधे उचकाए। तुम पिता हो, मदद कर दोगे। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। डीजे, मेहंदी, डेकोरेशन, फोटो बूथ, केक,
सब खुश थे और मैं बस खर्चे जोड़ रहा था। एक शाम मैं बालकनी में बैठा था। आर्यन मेरे पास आया। थोड़ा परेशान लग रहा था। पापा, निशा कहती है उसकी सैलरी किराए और खर्च में चली जाती है। क्या हम शादी के बाद एडवांस रेंट में मदद कर सकते हैं? मैंने पूछा, कितनी? वो बोला, लगभग 80,000। मैंने सिर हिलाया। देखेंगे। लेकिन अंदर मैं जोड़ रहा था। फिर एक दिन निशा का फोन आया। आवाज बहुत मीठी थी। अंकल, आर्यन आपसे कहने में शर्माता है। अगर आप डाउन पेमेंट गिफ्ट कर दें तो घर सिर्फ उसके नाम रहेगा। प्रॉमिस। उसका प्रॉमिस मीठा था, लेकिन मुझे उसमें दबाव साफ दिख रहा था। मैंने शांत होकर कहा, बेटा, घर समय से बनते हैं। पहले साथ रहो, फिर सोचेंगे। वो हंस पड़ी। अंकल, आप बहुत ओल्ड स्कूल हैं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैंने उसका इंस्टाग्राम देखा। छोटी सैलरी, लेकिन महंगे कैफे, ब्रांडेड जगहों की फोटो। फिर एक हाइलाइट में एक ब्रोकर ऑफिस की फोटो दिखी। कैप्शन था, नेक्स्ट डील लॉकिंग। नीचे एक आदमी ने कमेंट किया, क्लाइंट कंफर्म हो तो कॉल करना। मेरे पेट में एक अजीब सा डर बैठ गया। अगले दिन संगीत की रिहर्सल थी। आर्यन बहुत खुश था। पापा, निशा मुझे बड़ा सोचने को कहती है। मैंने उसे देखा। उसका मासूम चेहरा मुझे उसका बचपन याद दिला रहा था। मैंने बस इतना कहा, बड़ा सोचो, लेकिन अपने दम पर। उस रात जब मैं बिल चेक कर रहा था, तभी एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया। अंकल, आप आर्यन के पिता हैं? प्लीज कॉल करें। बात निशा की है। मैं नजरअंदाज करने वाला था। तभी एक वॉइस नोट आया। आवाज घबराई हुई थी। सर, मेरा नाम रोहित है। मैं ब्रोकर हूं। निशा एक क्लाइंट लाई थी। कहा था फादर इन लॉ पैसा देंगे। डील क्लोज होगी तो मुझे कमीशन मिलेगा। सर, पहले भी ऐसा हुआ है। आप अपना पैसा मत लगाइए। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने तुरंत लिखा, प्रूफ। कुछ सेकंड बाद 3 स्क्रीनशॉट आ गए। एक चैट में लिखा था, अंकल 25 लाख देंगे। वो इमोशनल हैं। दूसरा, उसकी ब्रोकर के साथ फोटो। और तीसरा, एक कॉल रिकॉर्डिंग का हिस्सा, जिसमें वो कह रही थी, अगर वो देरी करेंगे तो प्रेगनेंसी अनाउंस कर देंगे, फिर उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। मैंने वो वॉइस नोट बार बार सुना। हर शब्द सीधे दिल में लग रहा था। प्रेगनेंसी, मजबूर। उस रात मैं सोया नहीं। और सुबह होते ही सीधे उस ब्रोकर के ऑफिस पहुंच गया। शटर आधा खुला था। अंदर वही आदमी बैठा था जिसे मैंने फोटो में देखा था। उसने मुझे देखते ही दरवाजा बंद किया। आइए राजेश जी। उसने एक पेपर निकाला। ऊपर लिखा था, बायर आर्यन शर्मा। नीचे, डाउन पेमेंट 25 लाख रुपए। मैं समझ गया। आज रात जयमाला के बाद आर्यन से साइन करवाने का प्लान था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने धीरे से कहा, आज कोई साइन नहीं होगा। वो चुपचाप सिर हिलाने लगा।
तभी मेरे फोन पर एक और मैसेज आया। सिर्फ एक फोटो मेरे पीछे से ली गई, शादी के लॉन की। मतलब कोई मुझे देख रहा था। मैंने सिर उठाकर चारों तरफ देखा। ढोल बज रहा था, जयमाला शुरू होने वाली थी और मैं एक जाल के बीच खड़ा था। दोस्तों, अगर आपने यहां तक कहानी सुनी है तो एक बात जरूर समझ आई होगी। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर रिश्ता भरोसे पर नहीं बनता। अगर आप चाहते हैं ऐसी सच्ची और सीख देने वाली कहानियां, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी एक क्लिक किसी और की जिंदगी बचा सकती है। ढोल की आवाज तेज हो चुकी थी, लाइटें चमक रही थीं और स्टेज पर आर्यन और निशा जयमाला के लिए तैयार खड़े थे। बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट था, लेकिन अंदर मैं पूरी तरह समझ चुका था। ये शादी नहीं, एक प्लान था। मैंने गहरी सांस ली और ऐसे चलने लगा जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, लेकिन दिमाग अब पहले से भी ज्यादा तेज चल रहा था। मैं धीरे धीरे साउंड कंसोल के पास पहुंचा। वहां शर्मा जी खड़े थे, वेन्यू मैनेजर। उनके हाथ में एक छोटा सा भूरा लिफाफा था। मैंने ध्यान से देखा। उन्होंने हल्का सा इशारा किया और निशा के कजिन ने उस लिफाफे को छुआ। बस उसी पल मुझे समझ आ गया, ये वही कागज हैं जिन पर आर्यन से साइन करवाना है। मेरे अंदर गुस्सा भी था और डर भी, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। मैंने धीरे से शर्मा जी से कहा, मुझे 5 मिनट के लिए माइक चाहिए। वो घबरा गए। सर, अभी कोई सीन तो नहीं होगा ना? मैंने सीधा जवाब दिया, कोई ड्रामा नहीं, बस 5 मिनट। उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, कपल डांस के बाद आपको बुलाऊंगा। मैंने जेब से मोबाइल निकाला। वॉइस नोट तैयार था, कैफे वाली वीडियो भी। मेरे पास ज्यादा सबूत नहीं थे, लेकिन जो थे काफी थे। उसी समय फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। एक नया वीडियो आया। मैंने खोला। कैफे में निशा बैठी थी, उसके सामने वही ब्रोकर। वो उसके कान के पास झुककर बोल रही थी, टेंशन मत लो, आज रात के बाद अंकल मान जाएंगे। मेरे हाथ कस गए। अब मुझे पूरा यकीन हो गया, ये सब पहले से प्लान था। मैंने सिर उठाकर स्टेज की तरफ देखा। आर्यन हंस रहा था, खुश था, बिल्कुल मासूम। और मैं जानता था कि उसके पास सच पहुंचने में अब 10 मिनट भी नहीं बचे। तभी डांस एंट्री के लिए लाइटें धीमी हो गईं। कोल्ड फायरवर्क्स चलने लगे। डीजे चिल्लाया, भीड़ चिल्लाने लगी। उसी समय किसी ने पीछे से मेरी कोहनी कसकर पकड़ी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं शांत रहा। फिर धीरे से सामने देखा। वो शर्मा जी ही थे। उन्होंने धीरे से कहा, सर, प्लीज सीन मत बनाइए। दुल्हन वालों को पता चल गया है कि आप साइनिंग रोकेंगे। मैंने उनकी आंखों में देखा और बहुत शांति से कहा, मैं आपका इवेंट खराब नहीं करूंगा, बस साइन से पहले 5 मिनट चाहिए। उन्होंने सिर हिलाया, ठीक है। कपल डांस के बाद अब मैं इंतजार कर रहा था। हर सेकंड भारी लग रहा था। कपल डांस शुरू हुआ। आर्यन और निशा स्टेज पर थे। आर्यन
सच में खुश लग रहा था, जैसे उसे दुनिया की कोई चिंता नहीं। लेकिन निशा, उसकी मुस्कान कैमरे के लिए थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार हॉल में घूम रही थीं, जैसे वो किसी सही मौके का इंतजार कर रही हो। डांस खत्म हुआ, ताली बजी, और फिर शर्मा जी ने माइक उठाया। अब हम बुलाना चाहेंगे दूल्हे के पिता को, एक छोटा सा संदेश देने के लिए। मैं स्टेज पर चढ़ा। चेहरा शांत था, लेकिन अंदर तूफान। मैंने माइक पकड़ा और सीधी लाइन बोली, आज सिर्फ आशीर्वाद होगा, कोई कागज नहीं, कोई साइन नहीं। हॉल में हल्की हंसी गूंजी। लोगों को लगा मैं मजाक कर रहा हूं। मैंने मोबाइल उठाया और कहा, एक छोटा सा थैंक यू मैसेज भी आया है, पहले वो सुन लीजिए। निशा तुरंत आगे आई, मेरी बाह पकड़ने की कोशिश की। अंकल, अभी नहीं, पहले केक कटिंग कर लेते हैं। मैं एक कदम पीछे हुआ और बिना कुछ बोले वॉइस नोट प्ले कर दिया। स्पीकर पर आवाज गूंजी, सर, मेरा नाम रोहित है, पैसा मत लगाइए। निशा ने कहा था कि ससुर पैसे देंगे, पहले भी ऐसे केस हुए हैं। पूरा हॉल सन्नाटे में आ गया। कुछ लोग फुसफुसाने लगे, ये क्या हो रहा है? निशा ने तुरंत संभलने की कोशिश की, ये फेक है, आजकल कोई भी वॉइस बना सकता है। मैंने बिना कुछ बोले डीजे को इशारा किया और स्क्रीन पर कैफे वाली वीडियो चल गई। बड़ी स्क्रीन पर निशा का चेहरा दिखा और उसकी आवाज साफ सुनाई दी, टेंशन मत लो, आज रात के बाद अंकल मान जाएंगे। अब हॉल पूरी तरह शांत था, कोई आवाज नहीं, बस सच्चाई सबके सामने खड़ी थी। मैंने माइक में धीरे से कहा, आज आशीर्वाद, कल बात, और दबाव में कभी फैसला नहीं। मैंने माइक वापस दे दिया और स्टेज से नीचे उतर गया। मैंने चिल्लाया नहीं, किसी पर उंगली नहीं उठाई, लेकिन आग लग चुकी थी। निशा का कजिन भाग कर गया और वो भूरा लिफाफा उठा लिया। आर्यन वहीं खड़ा रह गया, जैसे पत्थर बन गया हो। वो मुझे देख रहा था, उसकी आंखों में 100 सवाल थे। निशा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, बेबी, ये सब झूठ है। तुम्हारे पापा मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं मॉडर्न हूं। चारों तरफ लोग ग्रुप बनाकर बात करने लगे। कोई फोन देखने लगा, कोई सिर हिलाने लगा। मेरी बहन सुनीता मेरे पास आई, राजेश, ये सब क्या है? पहले बताया क्यों नहीं? मैंने धीरे से कहा, कोशिश की थी। डीजे ने माहौल बचाने के लिए तेज गाना बजाया, लेकिन डांस फ्लोर खाली था। बस 2 छोटे बच्चे कूद रहे थे। कुछ देर बाद रिंग सेरेमनी जल्दी जल्दी खत्म कर दी गई। अब निशा अकेले मेरे पास आई। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें बहुत तेज। वो बोली, अंकल, 2 छोटे क्लिप्स से मैं नहीं टूटूंगी। आर्यन मुझसे प्यार करता है। मैंने सामान्य आवाज में कहा, तो फिर हम सब कल आराम से बात कर लेते हैं। आज कोई साइन नहीं। वो कुछ सेकंड मुझे घूरती रही, फिर हल्की सी मुस्कान दी। ऑफ कोर्स अंकल, आप तो पिता जैसे हैं। और वो चली गई। 1 मिनट बाद
आर्यन मेरे पास आया। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा था। पापा, प्लीज ड्रामा मत कीजिए। निशा रो रही है। आपने उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। मैंने बहुत शांति से कहा, बेटा, अगर वो सच्ची है तो एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, और अगर सच्ची नहीं है तो आज मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई है। वो चुप रहा, फिर बोला, मुझे बस शांति चाहिए। मैंने सीधा कहा, तो आज कोई साइन नहीं। वो कुछ सेकंड सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, आज साइन नहीं। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। थैंक यू। मैं हॉल से निकल गया। मुझे लगा अब सब शांत हो जाएगा, लेकिन असल खेल तो अब शुरू होना था। रात 1 बजे फोन बजा। एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मेरे घर के गेट की फोटो, और नीचे लिखा था, ओल्ड मैन, जितनी नींद ले सकते हो ले लो। मैं समझ गया, अब बात सिर्फ पैसे की नहीं रही। दोस्तों, कभी कभी सच्चाई बोलने की कीमत बहुत भारी पड़ती है, लेकिन झूठ के साथ जीने की कीमत उससे भी ज्यादा होती है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियां, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि असली कहानियां हमेशा कुछ सिखा कर जाती हैं। रात का वो मैसेज मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। ओल्ड मैन, जितनी नींद ले सकते हो ले लो। मैं समझ चुका था, ये सिर्फ रिश्ता नहीं, एक जाल था, और अब मैं उसके बीच में खड़ा था। मैंने तुरंत वो फोटो सेव की और बिना देर किए लोकल पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल कर दिया। कोई बड़ी शिकायत नहीं की, बस इतना कहा, हमारे इलाके में रात में गश्त बढ़ा दीजिए। उस रात नींद नहीं आई। मैं बस छत को देखता रहा और सोचता रहा, क्या मैं सही कर रहा हूं या अपने ही बेटे की खुशी छीन रहा हूं। सुबह 7 बजे दरवाजा खुला। आर्यन अंदर आया, अकेला। उसकी आंखें लाल थीं। वो सीधे कुर्सी पर बैठ गया और सिर पकड़ लिया। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद वो बोला, पापा, क्या आपने उस ब्रोकर को पैसे देकर झूठ बुलवाया है? उसका सवाल सीधे दिल में लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। नहीं बेटा, वो इसलिए आया क्योंकि उसकी अंतरात्मा जाग गई। आर्यन गुस्से में बोला, निशा कहती है आपने उसे खरीद लिया। आप मुझे खुश नहीं देखना चाहते। मेरे अंदर गुस्सा उठा, लेकिन मैंने उसे दबा लिया। मैंने मोबाइल निकाला। ये देखो। मैंने उसे कैफे वाला वीडियो दिखाया, फिर ब्रोकर वाला फॉर्म जिस पर उसका नाम छपा था। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, निशा कहती है ये पुराना वीडियो है और कोई भी मेरे नाम का फॉर्म बना सकता है। मैंने गहरी सांस ली और बहुत शांत आवाज में कहा, ठीक है, मुझे 1 हफ्ता दे दो। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, ना कोई क्लिप दिखाऊंगा, बस सच जुटाऊंगा। मैंने आगे कहा, अगर 1 हफ्ते में मैं कुछ साबित नहीं कर पाया तो मैं खुद तुम्हारी शादी कराऊंगा। पूरे दिल से। वो चुप रहा। 5 सेकंड, 10 सेकंड, फिर धीरे से बोला, और अगर साबित हो गया? मैंने कहा,
तो तुम इस रिश्ते को धीमा करोगे और बिना दबाव के सोचोगे। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने सिर हिला दिया। ठीक है। 1 हफ्ता। उसी दिन से मैंने शुरुआत की। मैं सीधे उस ब्रोकर रोहित के ऑफिस गया। उसने मुझे कॉल लॉग, व्हाट्सएप चैट और प्रिंटेड फॉर्म दिखाया। वो बोला, सर, मेरा नाम कहीं मत लेना, मैं बस सच बता रहा हूं। मैंने वादा किया, तुम्हारा नाम सुरक्षित रहेगा। फिर मैं उस दूसरे आदमी महेंद्र मैट्रिक्टन के बारे में पता करने निकला, जो इंस्टाग्राम पर दिखा था। मैं उसके दिए पते पर गया। गार्ड ने कहा, साहब यहां कम आते हैं, कैफे में मिलते हैं। उसने एक नंबर दिया। मैंने नंबर सेव कर लिया, लेकिन कॉल नहीं किया। मैं इंतजार करना चाहता था। शाम को मैंने फिर से निशा का इंस्टाग्राम खोला। हर फोटो, हर वीडियो ध्यान से देखने लगा। एक जगह पीछे बोर्ड पर लिखा दिखा, फेज 3 लेन सी प्लॉट 14। अगले दिन मैं वहां पहुंच गया। एक छोटा सा प्रॉपर्टी ऑफिस था। मैं चुपचाप बैठ गया और सुनने लगा। एक लड़की एक कपल से कह रही थी, अगर पिता मदद कर दें तो लोन आसानी से मिल जाएगा। मैंने पूछा, यहां निशा नाम की कोई लड़की आती है? वो मुस्कुराई, हाँ अंकल, वो क्लाइंट लाती है, बहुत स्मार्ट है। मेरे दिल में एक और झटका लगा। मैंने रजिस्टर देखा। उसमें लिखा था, निशा प्लस मैट्रिक्टन फिल फंडिंग टारगेट। अब सब साफ हो रहा था। तभी मेरा फोन बजा। अनजान नंबर। मैंने उठाया। धीमी आवाज आई, अंकल, मैं महेंद्र बोल रहा हूं। वो हंस रहा था। आप एक लड़की की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं? वो आर्यन से प्यार करती है। मैं चुप रहा। वो बोला, आप पुराने ख्याल के हैं, यंग लोगों को जीने दीजिए। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारा RERA नंबर भेज दो। वो हंसा और कॉल काट दिया। अब मुझे समझ आ गया, ये लोग प्रोफेशनल हैं। दोपहर में मैं आर्यन से उसके ऑफिस में मिला। वो बहुत परेशान लग रहा था। वो बोला, पापा, निशा कहती है आप उसे स्टॉक कर रहे हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, पापा, वो 5 दिन लेट है। उसे लगता है वो प्रेग्नेंट है। दुनिया एक पल के लिए रुक गई। मैंने पूछा, टेस्ट किया? वो बोला, आज रात करेगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। अगर ये सच है तो हम जिम्मेदारी निभाएंगे। फिर मैंने धीरे से कहा, लेकिन अगर ये खबर पैसे की बात के तुरंत बाद आई है तो हमें धीरे चलना होगा। वो चुप रहा, बस सिर हिला दिया। रात 9 बजे आर्यन का मैसेज आया। एक फोटो, प्रेगनेंसी टेस्ट, 2 लाइनें। नीचे निशा का मैसेज, देखा अंकल, अब फैमिली फर्स्ट है। मैंने फोटो ध्यान से देखी। एक लाइन गहरी थी, दूसरी बहुत हल्की। मुझे शक हुआ। मैंने अपने डॉक्टर दोस्त डॉक्टर राकेश को फोटो भेजी। जवाब आया, ये कंफर्म नहीं है, ब्लड टेस्ट जरूरी है। मैंने तुरंत आर्यन को लिखा, कल सुबह लैब जाओ, ब्लड टेस्ट करवाओ।
उसने जवाब दिया। निशा कहती है जरूरत नहीं। मैंने लिखा, मैं भी चलूंगा। कोई जवाब नहीं आया। सुबह मैं खुद लैब पहुंच गया। 8:25 पर आर्यन और निशा आए। निशा ने चश्मा पहना हुआ था। वो बोली, अंकल, आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। मैंने शांत होकर कहा, मैं सच्चाई पर भरोसा करता हूं। मैंने आगे कहा, अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं अपनी कार बेच दूंगा। वो थोड़ा चौंकी। और अगर नहीं तो ये ड्रामा खत्म करेंगे। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद वो टेस्ट के लिए तैयार हो गई। ब्लड टेस्ट हो गया। रिपोर्ट शाम को आने वाली थी। हम चुपचाप बैठे रहे। शाम 6:10 SMS आया। मैंने तुरंत नहीं खोला। आर्यन को बुलाया, साथ में देखते हैं। वो मेरे पास बैठ गया। हाथ कांप रहे थे। मैंने रिपोर्ट खोली। आर्यन ने पहले पढ़ा। उसका चेहरा बदल गया। उसने मेरी तरफ देखा। आंखों में पानी था। पापा, इसमें नेगेटिव लिखा है। उसी समय डोरबेल बजी। हम दोनों चौंक गए। मैं धीरे धीरे दरवाजे तक गया। दरवाजा खोला। बाहर निशा खड़ी थी और उसके साथ 2 महिलाएं। उनके फोन रिकॉर्डिंग पर थे। निशा ने ऊंची आवाज में कहा, अंकल, सबको बताइए कि मैं प्रेग्नेंट हूं और आपने फ्लैट देने का वादा किया है। मैं समझ गया। अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मैंने शांत होकर कहा, वीडियो चल रहा है तो सच भी चलेगा। मैंने मोबाइल दिखाया। पहले रिपोर्ट देख लो। स्क्रीन पर साफ लिखा था, प्रेगनेंसी नेगेटिव। आर्यन मेरे पीछे खड़ा था। निशा कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। फिर बोली, ये फेक है। मैंने कहा, OTP अभी मंगाते हैं। आर्यन ने सिर हिलाया। OTP आया। रिपोर्ट फिर खुली। फिर वही, नेगेटिव। अब दोनों औरतें भी चुप थीं। मैंने धीरे से कहा, बेटा, सच बहुत आसान होता है, झूठ ही मुश्किल होता है। कुछ देर बाद निशा बैठ गई। उसकी आवाज अब धीमी थी। मेरी मां बीमार है, कर्ज है, मैं बस सिक्योरिटी चाहती थी। मैंने कहा, सिक्योरिटी झूठ से नहीं मिलती। आर्यन ने गहरी सांस ली। अगर हम साथ हैं तो मिलकर मेहनत करेंगे। फिर उसने साफ कहा, लेकिन अब कोई झूठ नहीं, कोई दबाव नहीं, और अभी शादी नहीं। निशा चुप रही। फिर बोली, मैं 2 दिन के लिए मायके जा रही हूं। और चली गई। दरवाजा बंद हुआ। आर्यन रो पड़ा। मैंने उसे गले लगा लिया। अगले दिन उसने खुद अपना प्लान बनाया। सैलरी, खर्च, बचत, हर महीने 10,000 रुपए बचाना शुरू किया। धीरे धीरे जिंदगी वापस पटरी पर आने लगी। कुछ समय बाद निशा का मैसेज आया, मैं बदलना चाहती हूं। आर्यन ने मुझे देखा और बोला, पापा, अब घर हम दोनों मिलकर लेंगे, किसी दबाव से नहीं। मैं मुस्कुराया। अब तुम समझदार हो गए हो। दोस्तों, प्यार जरूरी है, लेकिन प्यार में समझ और सच्चाई उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर कोई रिश्ता दबाव, डर और पैसों पर टिका हो तो वो रिश्ता नहीं,
एक सौदा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं आप होते तो क्या करते, क्योंकि आपकी एक राय किसी की जिंदगी बदल सकती है।